नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल खवसे। आज की खबर के प्रायोजक है यश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीतिक हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबरों को महत्व दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। याच्या आधी काय कापसाची परिस्थिती होती, मी स्वतः अनुभवलेल्या गोष्टी मी थोडंसं म्हणजे आता बऱ्याच लोकांना आताची परिस्थिती माहीत आहे, पण बीटी नसताना कापूस काय परिस्थिती होती शेतकऱ्याची मी थोडंसं सांगतो त्याच्याबद्दल। बीटीचं पीक आम्ही जवळपास 10 महिने शेतात राहायचं तेव्हा, आणि आपल्या रेग्युलर व्हरायट्या राहायच्या, आपल्या सुधारित संकरित जाती राहायच्या, सुधारित राहायच्या, त्याच्यात 10 महिने पीक शेतात उभं राहायचं। त्याच्यातनी काय व्हायचं की हिरवी बोंडळी म्हणजे अमेरिकन जी बोलवाम म्हणतात ती सर्वात घातक असायची। सुरुवातीला ठिपक्याची बोंडळी यायची, त्याच्यानंतर अमेरिकन बोंडळी यायची। त्याचा प्रकोप एवढा प्रचंड असायचा, त्याच्यासाठी एवढ्या आम्ही म्हणजे हाय मॅलिक्युलच्या म्हणजे फवारणी करायचो की मी 8 ते 12 पर्यंत फवारणी करायचो त्या शेतात। जवळपास उत्पादन फक्त 3 ते 4 क्विंटल यायचं। विशेष म्हणजे पीक ही परिस्थिती अक्षरशः आम्ही सायपर सारखा पार्टिसाइड ग्रुप एवढा जहाल औषध त्याच्यात फवारणी करायचो की पीक अक्षरशः काळं पडायचं, चिकटा यायचा त्याच्यावर, एवढं आम्ही त्याच्यात जहाल औषध फवारणी करायचो। तरी सुद्धा त्या जे अपेक्षित उत्पादन व्हायला पाहिजे ते होत नव्हतं। पण त्याच्यानंतर 2002-3 मध्ये पहिल्यांदा BG1 आलं। त्याच्यात सुरुवात आम्ही तेव्हा मी सुरुवात केली तेव्हा, तर पहिल्या वर्षी मला त्याच्यात माझ्या उत्पादनाचे अपेक्षितपेक्षा 30 जवळपास 10 ते 12-15 क्विंटलपर्यंत पहिल्याच वर्षी उत्पादन झालं। तर फवारणी फक्त मी त्या वर्षी 3 ते 4 केल्या होत्या। नंतर 2007-8 मध्ये BG2 आलं। त्याच्यानंतर त्यात खरी क्रांती तेव्हा सुरू झाली। म्हणजे जे काही आमच्या ग्रामीण भागात काही घरदारं दिसत असतील, चांगले आर्थिक दृष्ट्या जर विदर्भाला शेतकरी काही प्रमाणात जर संपन्न झाला असेल तर मी या फक्त GM तंत्रज्ञानामुळे बीटीमुळे हे माझ्या स्वतःच्या गावातून अनुभव सांगतो, माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो। कारण की नंतर याचा सर्वात मोठा फायदा असा झाला, तुम्ही जेवढं नियोजन करसाल GM साठी म्हणजे बीटी साठी, तेवढं तुम्हाला हमखास उत्पादनाची हमी मिळाली। म्हणजे उत्पादन मी जवळपास फक्त 6 महिने ठेवायला लागलो, त्याच्यामध्ये रब्बीचं पीक सुद्धा यात घेता आलं। हा दुसरा फायदा झाला। पण त्याच्यामध्ये काय झालं की शेतकरी उत्पादन खूप मागे लागले, तर फळदरचा विषय आला, त्यात थोडंसं जमिनीचा थोडा विषय झाला, किडीची प्रतिकारशक्ती वाढल्या गेली। 2017 मध्ये पिंक बोलमार आलं, खराब हा दुसरा आघात झाला म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यासाठी। यामध्ये म्हणजे पहिल्या 2 वर्षात आम्हाला खूप त्रास झाला, नंतर आम्ही त्याचं अवेअरनेस आलं। आता मागच्या 2-3 वर्षात सुद्धा त्याच्यात प्रकोप आहेच, काही भागात खूप येतो, पण थोडंसं लक्ष देतो। खूप मोठ्या प्रमाणावर तरी उत्पादन क्षमता आमची घटलेलीच आहे का। पण GM तंत्रज्ञान जसं अपडेट व्हायला पाहिजे, जसं मोबाईल 3-3 महिन्यात अपडेट होतो त्या प्रमाणात अपडेट होत नाही आहे। आणि दुसरं म्हणजे आता आमच्यासाठी दुसरा एक मजुराचा प्रश्न मोठा झालेला आहे। लाडकी बहिणासारख्या योजना आहेत, आता लेबरचा मोठा विषय झालेला आहे ग्रामीण भागात। तर त्याच्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान STBT सारखं तंत्रज्ञान आम्हाला पाहिजे, त्याची गरज आहे। आता त्याच्या काही लोक म्हणतात की तुम्ही जैवविविधतेचा प्रश्न येतो, तर आम्ही म्हणतो की आम्ही जर जेव्हा लेबर आम्ही काम शेतात आमचं मजूर काम करते तेव्हा आम्ही सर्वच तण काढतो ना, त्यात काही मोठा विशेष नाही आहे की, कारण की जेव्हा आम्हाला शेत स्वच्छ ठेवावं लागतं। दुसरं जे आहे या तंत्रज्ञानाचा असा फायदा असतो की जे आपण जर तण काढताना जे आम्हाला लेबर कधी खूप पाऊस असतो, झडी असते, त्याच्यामध्ये 15-20 दिवस लेबर भेटत नाही, तोपर्यंत त्या तणामुळे पिकं मार खातात, म्हणजे त्याचा न्यूट्रिएंट्स तणाला चालले जातात। जर तंत्रज्ञान जर आम्हाला STBT सारखं तंत्रज्ञान भेटलं, तर तणनाशक सहनशील जर भेटलं, त्याच्या औषधाला परिणामकारक जर भेटलं, तर ते पिकं मार खाणार नाहीत, उत्पादन क्षमता वाढेल। जसा की जो आम्हाला एकरी निंदनाचा खर्च 7 ते 8 हजारामध्ये एकराचा खर्च येतो, तो आम्हाला 500 ते 700 रुपये आमचं एका एकराचं काम होऊन जाईल। आणि आमच्या विशेष म्हणजे सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे पिकाची जे कार्यक्षमता आहे ती वाढणार आणि उत्पादनात नक्कीच वाढ होणार। ह्या गोष्टी आम्हाला आता सध्या तरी आम्हाला मला मी एक कापूस उत्पादक म्हणून एक ग्रामीण भागाला माझी गावाची संख्या फक्त 600-700 आहे। मी एकदम छोट्या गावात राहतो, दिवगर शेताला राहणारा शेतकरी आहे। मी स्वतः या गोष्टी अनुभवतो, हेच मी बोललो। धन्यवाद। नमस्कार, मी प्रकाश बाबुराव कोपरवार, राहणार धैर्यगाव देशमुख, तालुका पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ। तसं पाहिलं तर
यवतमाळ जिल्हा आम्हाला कापसाशिवाय दुसरे वेगळे पर्याय आतापर्यंत तरी शाश्वत उपलब्ध झाले नाही. कापूस जे काही करायचं असेल तर समजा आमच्याकडे 10 एकर कापूस असेल तर 8 एकरावर आम्हाला कापूसच लावावा लागते. 2 एकरात आम्ही इतर प्रयोग करू शकतो. म्हणजे 80% क्षेत्रावर आम्हाला कापूसच लावणे आवश्यक आहे. मी गोंधळीच्या म्हणजे बीटी कॉटन म्हणजे जीएम टेक्नॉलॉजी याच्या अगोदर पण थोडासा अनुभव घेतलेला आहे आणि जास्त प्रमाणात जीएमच्या नंतरचा अनुभव आहे. आता कोणतंही तंत्रज्ञान उपयोगात आणलं की प्रशिक्षण खूप आवश्यक आहे. जसं आपण मोबाईल तंत्रज्ञान नवीन आलेलं आहे, परंतु आता आपण पेपरमध्ये देतो की लहान मुलांच्या हाती मोबाईल देऊ नका. तसंच म्हणजे प्रशिक्षण देणं खूप आवश्यक आहे. कोणतंही तंत्रज्ञान वापरत असताना त्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करून समजा ते तंत्रज्ञान वापरलं तर निश्चितच अतिशय चांगला उपयोग होतो. निश्चितच याचा परिणाम माझ्या शेतीमध्ये दिसून आला. निश्चितच माझं उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही वाढलं आणि त्यामुळे इतर शेतीमध्ये सुधारणा आपल्याला करता आली. जसं त्यानंतर मी कापसा व्यतिरिक्त माझ्या शेतामध्ये कलिंगड लावतो. मी केळीचं पीक घेतो. कापूस, तूर, सोयाबीन हे तर पारंपरिक पीक आपले आहेच, परंतु आर्थिक शाश्वतता आली की शेतकऱ्याचं जीवनमान निश्चित सुधारतो. त्यासाठी जगामध्ये जे नवीन तंत्रज्ञान आहे ते पण आम्हाला मिळावं याच मागणी करासाठी किंवा तुमच्या समोर कशी आवश्यकता आहे हे मांडण्यासाठी मी इथं आलेलो आहोत. तुमचे काही प्रश्न असेल तर शेतीच्या संबंधित आम्हाला काय काय जे मीडियामध्ये काही अतांत्रिक गोष्टी जास्त प्रसारित कधी कधी होत असतात, परंतु जे शास्त्रज्ञ लोक शिफारस करतात तेच तंत्रज्ञान किंवा तेच तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. नमस्कार, माझं नाव वर्षा मनीष पेटीवार, पहापळ या गावातील रहिवासी आहे. तिथे मी शेती करते. 15 वर्षापासून शेती करतो आम्ही. माझं एकच म्हणणं आहे की आपण प्रत्येक वेळेस जुनं धरून चालतो. जुनं चांगलं आहे हे माहिती आहे, पण नवीन पण काहीतरी घ्यावं लागेल. जसं आपण बाकीच्यांना सर्वांना सूट दिली आहे ही टेक्नॉलॉजी वापरा आणि पुढे जा, तुम्ही यशस्वी व्हा, पण शेतकऱ्यांना ते का बरं तुम्ही सूट देत नाही? तसं प्रतवारीचं बियाणं लावण्यासाठी की ज्याच्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढेल, त्यांना त्यांचं जसं HTBT सारखं जे एवढं सुंदर हे आलेलं आहे प्रगत पीक जा तुम्ही आलेलं आहे, तसं जर वापरायला जर मिळालं आणि आम्ही आमचं उत्पन्न वाढवू शकलो तर आमच्यासाठी तर चांगलं आहे. पण पूर्ण जगातील म्हणजे भारतातील सर्व महिलांप्रती पण मी बोलण्याचं हे करते की 3 एकर शेती असते. 15 एकर शेतीवाला 5 क्विंटल वाढेल हरकत नाही, पण 3 एकर शेतकऱ्याचे जर 5 क्विंटल वाढले तर 15 क्विंटल वाढतात. त्याचा उदरनिर्वाह होण्यासाठी त्याला ते सोपं जाईल आणि त्याचा खर्च सुद्धा निघायला सोपं जाईल. वाढती महागाई आणि वाढत्या सगळ्या गोष्टींनुसार त्याला पण या बदलाची गरज आहे आणि हे यशस्वीरित्या बदल घडला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. शेतकरी संगठना तंत्रज्ञान और कृषि विज्ञान आघाड़ी का प्रमुख बोल रहा हूँ. ये जो सब्जेक्ट लिखा है जीएम जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये काफ़ी डरावना शब्द है. हम पहले से जानते हैं कि इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति, जैसे कि आदमी की पूंछ गिरी और उसकी उत्क्रांति हो गई, वैसे ही फसलों में उत्क्रांति होती रहती है और उसको इवोल्यूशन बोलेंगे. और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये आदमी के लिए फसलों में की भी उत्क्रांति है. तो आप उसको उत्क्रांति के एंगल से देखिए, इवोल्यूशन के एंगल से देखिए, सब चीज़ें साफ हो जाएंगी. अब ये जेनेटिक जीएम क्रॉप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका 2 भाग में वर्गीकरण होता है. पहला भाग आता है कीटक प्रतिकारक, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, और दूसरा भाग होता है ये तणनाशक सहिष्णु, हर्बिसाइड टॉलरेंट. अब पहला भाग जो हमारे देश में बीटी कॉटन आया 2002 से आया, लेकिन उसके बाद में हम एक ही प्रोटीन के ऊपर रुक के पड़े हैं, एक ही. इसलिए प्रॉब्लम हो रहा कि हमारे देश के अंदर कीटों को में
ये बीटी क्वार्टर में कुछ इलाके में कुछ कीटों में उसका इम्यूनिटी बढ़ गई, उसकी प्रतिकारकता बढ़ गई। हमारा ये कहना है कि भाई दुनिया के अंदर 2006 से जो प्रोटीन्स आए वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए हमको आना चाहिए। वो प्रोटीन्स है सबसे पहले 1996 में आया था, जिसको हम बोलगार्ड 1 बोलते हैं। उसके बाद में 2003 में आया था, जो अभी भी हमारे यहाँ चालू है 2003 से, उसको बोलगार्ड 2 बोलते हैं। उसके बाद में 2005 में वाइल्ड स्ट्राइक आया, वो हमारे तरफ आया ही नहीं। उसके बाद में पिंगलिंग आया 2013 में, वो हमारे तरफ आया ही नहीं। उसके बाद में वाइल्ड स्ट्राइक 3 आ गया 2014 में, वो हमारे तरफ आए ही नहीं लोग। उसके बाद में बोलगार्ड 3 आ गया जो 2017 में आया, वो भी हमारे तरफ आया नहीं। और ट्विंकल प्लस आया 2017 में। ये इंसेक्ट को रेजिस्टेंट करने के लिए प्रोटीन्स हमारे आए ही नहीं। इसके वजह से हमारा कीटनाशक पेस्टिसाइड स्प्रेइंग का खर्चा बढ़ रहा। दूसरा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे एक बात बहुत गौर से देखना चाहिए, जैसे हमारे यवतमाल जिले के अंदर खरीफ का जो क्रॉप लगता है, टोटल 9 लाख हेक्टेयर जमीन लगती है, 9 लाख हेक्टेयर के ऊपर लगता है। खरीफ क्रॉप के अंदर जुलाई महीना ये तणनाशक खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। लेकिन यवतमाल जिले में 31 दिनों के अंदर से 24 दिन पानी आता है, तो हमको बड़े मुश्किल से 2 दिन मिलते हैं। अब 2 दिन यह करने का है तो रोज एक दिन के अंदर हमको 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर का वीड मैनेजमेंट करने का है। एक हेक्टर जमीन का वीड मैनेजमेंट करने के लिए 10 आदमी लगते हैं, यानी 4.5 लाख हेक्टर का यदि मेरे को वीड मैनेजमेंट करने का है तो मेरे को 45 लाख लोग होना। और मेरे जिले की है, आप लिख लो, ये बुजुर्ग नंचाई का इशू नहीं है, हमारे जिले की पॉपुलेशन ही नहीं है, 45 लाख लोगों की जरूरत है। और हमारी पूरी जिले की लोक संख्या 31,000 ही है, 31 लाख ही है। कहाँ से लाएंगे, कैसा करेंगे? इसके जगह हमको तणनाशक सहिष्णु टेक्नोलॉजी ये मिल गई, तो 1 हेक्टर को एक ही आदमी करता है, क्योंकि 2 आदमी स्प्रेइंग के लिए जाते, एक दिन में 2 हेक्टर का स्प्रेइंग होता है। इसका मतलब एक दिन में एक आदमी 1 हेक्टर का 4.5 लाख लोग लगते हैं हमको। 4.5 लाख लोग हमको आराम से मिल जाते हैं। क्यों हमको रुका रहे? क्यों आप टेक्नोलॉजी की तरफ ये एंगल देंगे? आप बारंबार जो बोलते हैं इससे कैंसर होता है, तो कैंसर तो वैसे भी होने वाला है, उससे आप डरो मत। लेकिन अभी यवतमाल जिले के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बरसाती जो दिन है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, वो हमको खेती में काम ही नहीं करने देती। जो चीज हमको काम करने के लिए परमिट नहीं करती, देखो मैं एक महीने का बताता हूँ। जनवरी में यवतमाल जिले में 2 दिन पानी आता है, फरवरी में 2 दिन, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 2 दिन, फिर जून आते आते पानी के दिन बढ़ जाते हैं, 17 दिन पानी आता है, 17 डेज। जुलाई में 20 से 25 दिन पानी आता है। उसके बाद में अगस्त में 13 से 17 दिन पानी आता है। उसके बाद में सितंबर महीने में 9 से 13 दिन पानी आता है। अब इसके अंदर हर महीने में आपको मालूम है, जैसे सूरज नक्षत्र बदलता है, जब हर नक्षत्र के बाद में आपको नए खरपतवार निकलने की दिखेंगे, नए टाइप के। वो नए टाइप के खरपतवार जो है वो सिलेक्टिव हार्बिसाइड मैनेज नहीं कर सकते। जब तक आप हमको नॉन सिलेक्टिव ग्रुप में का हार्बिसाइड नहीं देंगे, हमारी खेती हो ही नहीं सकती। और ये सब वजह का जो बुरा इफेक्ट पड़ा है हमारे खेती के ऊपर, जिसको अपन कॉटन का लीन प्रोडक्शन बोलते हैं, तो दुनिया में भारत का कॉटन लीन प्रोडक्शन सबसे कम है। मैं कुछ कंट्रीज का आपको पढ़ के बताता हूँ। दुनिया का एवरेज कॉटन लीन प्रोडक्शन यानी रुई 769 किलो प्रति हेक्टर है। हाँ, इंडिया का सिर्फ 441 है, यूएसए का 921 है, चाइना का 1950 है, हमारे से करीब करीब 4 है। पाकिस्तान का हमारे बराबर में आता है कि वो हमारे टाइप की वो खेती करती है, तो उनका 570 है। और ब्राजील का 1845 है। तो ये लोगों का जो कॉटन यील्ड 1 हेक्टर में आ रहा है
उनके साथ हमको कंपटीशन करने का है, क्योंकि कॉटन ये ग्लोबल कमोडिटी है। या हमको ये मालूम है कि कॉटन को कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस दुनिया में का, मैं भी कल पंतप्रधान होगा, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे को अगर जिंदा रहने का है तो मेरे को दुनिया के साथ में कंपटीशन करना ही पड़ेगी, और जो दुनिया में कंपटीशन के लिए जो नई सी टेक्नोलॉजी आई है वो हमको दीजिए, इतनी हमारी मांग है, और कुछ भी नहीं। मी खपाईची जे शेतकरी आहे आणि माझ्याकडे पण कापूस लावते, कॉटनचं पीक आम्ही पण घेतो, पण थोडाफार भाजीपाला पण सोबत घेतो, म्हणजे खर्च पाण्यासाठी आपल्या, कारण की कॉटनचं पीक हे वार्षिक असतं, वर्षाला भेटतं आम्हाला, आणि वर्षभर आमचा खर्च कसा चालावा म्हणून नागपूर मार्केट जवळ असल्या कारणानं आम्ही एकर दीड एकरामध्ये भाजीपाला घेतो। पण ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी नाही आहे, पाण्याची कमतरता असते, किंवा ते लोक मग कोरडवाहूवरती कापूस लावतात, मग वर्षाला जेव्हा पीक येतो प्रत्येक शेतकऱ्याचं किंवा माझं पण पकडून घ्या, तर त्याच्यामध्ये आता ह्या महागाईच्या काळामध्ये कापसाचं उत्पन्न थोडंसं जास्त वाढलं पाहिजे, असं बियाणं भेटलं पाहिजे शेतकऱ्याला, कारण की 10 क्विंटल जरी कापूस एकरी होत असत तरी ते शेतकऱ्याचं त्याच्यामध्ये मेंटेनन्स नाही होत आहे वर्षभराचं। आणि शेतकरी जसा वर्षभर जे लागवड करतो शेतीमध्ये पिकाची किंवा खर्च करतो, त्याच्यामध्ये जसं आता भाव जरी थोडा कमी जास्त असला तरी जरी आपल्याला उत्पन्न चांगलं भेटलं तर आपला मेंटेनन्स बरोबर होतं, खर्च पाणी आपल्याला थोडेसे पैसे मिळतात शेतकऱ्याला। पण आता आम्ही बीटी कॉटनच लावतो, यावर्षी पण यूएसची 70-78 व्हरायटी लावली, तर ती पण व्हरायटी यावर्षी चांगली होती, आमचं ओलीत आहे, त्यामुळे आमचं सगळं चांगलंच असते। पण ज्या शेतकऱ्यांकडे थोडंसं कोरडवाहू असतं किंवा उत्पन्न कमी येते, म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की कपाशीमध्ये असं माल पाहिजे तर ज्याचं जास्त उत्पन्न आलं पाहिजे शेतकऱ्यांना। नवीन त्याच्यामध्ये जसं आपल्या मोबाईलमध्ये 3G 4G आहे, कमी क्वालिटीचं जास्त क्वालिटीचं, म्हणजे बियाण्यात पुन्हा प्रक्रिया चांगली वाढ बियाणं असं भेटलं पाहिजे का उत्पन्न चांगलं झालं पाहिजे असं म्हणू शकते मी। जगन्नाथ राजकर, पांड्रापड़ा, जिला यवतमाल। मैं पिछले 30 सालों से खेती कर रहा हूँ। अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात जिस समय मैं खेती में उतरा, उस समय मेरे पिताजी ने मेरा इस बहुत विरोध किया था, पर मेरा ये विश्वास था कि खेती के द्वारा मैं अपने जीवन में कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। मैंने आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करके खेती को विकसित करने का प्रयास किया। शुरुआत के 1995 तक मुझे कपास की खेती ने बहुत साथ दिया। 1995 में हेलियोथेसिस का अटैक आने के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 25-25 स्प्रे करने के बाद भी हमें एकड़ में 3 क्विंटल और 4 क्विंटल कपास के ऊपर कपास नहीं हो रहा था। उस समय हम लोगों ने पर्याय दूसरे फसलों का चुनाव किया और हर फसल ने हमको धोखा दिया। हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो वातावरण कपास के लिए सबसे अनुकूल है और जिसके कारण बहुत ही कम तकलीफ में हम कपास उगा सकते हैं। और कपास की इस बात की हम लोग को हमेशा गारंटी रही कि जितना पैसा हम उसमें लगाते हैं कम से कम उतना पैसा कपास हमको वापस करता है। उसके बाद 2004 में बीटी टेक्नोलॉजी आई, हमने बीटी टेक्नोलॉजी को अपनाया और उसके बाद में कपास में बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा। छोटे से छोटे किसान ने अपने उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया। आज सभी चीजों में सभी लोगों के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। किसानों के लिए कहीं ना कहीं पर उसके लिए बंदिश है। कुछ आभासी प्रतिमा निर्माण की जाती है। जैसे हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय एक निबंध आता था, प्राय हम लोग तैयार करते थे, वो मेरी IMP होता था, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। बच्चे उसके ऊपर लिखते थे और अंत में लिखते थे कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है। खेती में जब तक हम लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे किसान आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए किसी भी चीज को सत्यापित करने के पश्चात ही उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। आज जैसे ग्लाइफोसेट के बारे में बहुत ज्यादा गलत प्रचलन है, पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे यहाँ का किसान यदि ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करेगा तो कोई भी किसान खेती नहीं कर सकता है। आज लोग छुप कर ग्लाइफोसेट का उपयोग कर रहे हैं। यदि हमको STBT मिल गई
तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या हल होगी। और ऐसे अनेक जो टेक्नोलॉजी है कृपया हमें उपलब्ध कराएं, और जब तक आप लोग का साथ हमें नहीं मिलेगा तब तक हम किसान इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।